हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। जैसा कि हमने आप सबको वादा किया था कि हम जल्दी ही आपके लिए राजस्थान जी के क्लासेस चालू करेंगे। तो राजस्थान ज्योग्राफ़ी आपके अपने चैनल पर पहले से पढ़ी हुई है, आप वहां से ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और सरल भाषा में आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, नोट्स वगैरह बना सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। और अदरवाइज़ आपके जो शॉर्ट्स नोट्स होंगे वो मैं आपको जल्दी ही ज्योग्राफी के प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर मैं यहाँ पे नोट्स बनवा दूंगा, आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आप भी जो हमारी क्लास रहने वाली वो रहने वाली राजस्थान हिस्ट्री की, ठीक है। और आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। छोटा सा वंश है और चांस रहते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के, तो ध्यान से पढ़ें, चीज़ें समझें, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो आपको ये जो नोट्स मैंने जो यहाँ पे लिख रहे हैं आपके, तो आप नोट्स बनाएं इससे, ठीक है। और जैसा कि देख यहाँ पे जो भी लिखा हुआ वो थोड़ा शॉर्ट टाइप में लिखा हुआ है, लेकिन मैं जो बोलूँगा वो आपको नोट डाउन ज़रूर करना है। अगर यहाँ से कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता है तो उसका थोड़ा ध्यान रखें, रफ़ और पेन लेकर के बैठें और जो मैं बताऊँ वो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश की। तो राजस्थान में जो गुर्जर प्रतिहार वंश है ना, उसका जो संस्थापक माना जाता है, या फिर मैं बात करूं हमारा मूल पुरुष या गॉड पुरुष, तो वो कौन है? वो है हमारे हरिश्चंद्र। हमारे जो हरिश्चंद्र हैं वो हमारे मूल पुरुष हैं, और इनकी जो राजधानी थी वो मंडौर थी। अच्छा, ये बात कहा किस में है कि जो हमारे मूल पुरुष हैं या फिर गुर्जर प्रतिहार वंश के जो मूल पुरुष या फिर आदि पुरुष में बोल दूँ उनको, ये हरिश्चंद्र है। कहाँ कहा गया था? ये घटियाला शिलालेख में कहा गया था। कहाँ पर कहा गया था? ये घटियाला शिलालेख, घटियाला शिलालेख में है ये बात, घटियाला शिलालेख। अच्छा, घटियाला शिलालेख 861 ईस्वी में लिखा गया। घटियाला शिलालेख 861 ईस्वी में लिखा गया, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले मूल पुरुष हरिश्चंद्र ने गुर्जर प्रतिहार वंश के, इसकी जानकारी यहाँ पर मिलती है। अब बात कर रहे हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश है ना, इसकी शाखाएं देखो, इसकी जो शाखा है ना वो दो हैं। एक शाखा कौन सी है? मंडोर शाखा है, और दूसरी शाखा भीनमाल शाखा। दूसरी शाखा भीनमाल, एक है मंडोर। देखो, हिस्ट्री याद करने के लिए आप कहानियों के तौर पर आप हिस्ट्री याद करें, रटने की कोशिश कतई ना करें, क्योंकि आप रटोगे तो भूलोगे, ये बात आप ध्यान रखें। गुर्जर प्रतिहार वंश, इसकी जो मूल पुरुष हो गए वो हरिश्चंद्र हो गए। जानकारी कहाँ मिलती है? घटियाला शिलालेख में मिलती है। 861 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया था हमारा घटियाला शिलालेख। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। बात करते हैं हमारी शाखाओं की। गुर्जर प्रतिहार वंश की शाखा कितनी है? दो हैं। कौन कौन सी? एक तो मंडौर है, एक भीनमाल है, ठीक है। अच्छा, भीनमाल कहाँ पड़ता है? भीनमाल पड़ता है जालौर के अंदर, भीनमाल जालौर के अंदर पड़ता है। और मंडौर कहाँ पड़ता है? हमारा जोधपुर के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैप बना के बताऊँ राजस्थान का, तो ये हमारा राजस्थान का अगर मैप है, तो यहाँ पर गुर्जर, ये भीनमाल है, ये पड़ेगा हमारा भीनमाल जालौर के अंदर, और यहाँ पर जोधपुर है, यहाँ पर पड़ेगा मंडौर। जो वंश मैं कराऊंगा उनकी लोकेशन आपको बताता रहूँगा, और देखो मैप से आपको बहुत जल्दी याद होंगे ये वाले, इसलिए जो मैं बताऊं, जैसे मैं मैप बनाता हूं आप नोट करें, मैप बनाएं, याद करें मंडौर कहाँ पड़ता है, भीनमाल कहाँ पड़ता है, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश की दो शाखाएं बताएंगे मैंने, एक थी मंडौर, एक थी भीनमाल। बात किसकी कर रहे हैं हम? किसकी कर रहे हैं? मंडौर शाखा की बात कर रहे हैं। अच्छा, मंडौर शाखा के संस्थापक थे वो कौन थे बताओ? यहाँ पे जो मंडौर शाखा के संस्थापक थे वो थे हमारे रज्जुल साहब, ठीक है। सन कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे, सन कहीं पर भी नहीं दिए गए, ठीक है। तो सनों का कोई औचित्य नहीं है यहाँ पे, सनों को ध्यान ना दें सनों के ऊपर। तो देखो, जो रज्जुल थे ये हमारे संस्थापक। अच्छा, अब ये कंफ्यूज मत होना कि संस्थापक तो ये भी हरिश्चंद्र संस्थापक हो गए और रज्जुल भी संस्थापक हो गए। देखो, ये जो रज्जुल साहब है ना, ये जो संस्थापक है ना, ये हमारे मंडौर शाखा के। अगर आपको क्वेश्चन आता है गुर्जर प्रतिहार वंश की मंडौर शाखा के संस्थापक कौन है, तो आप क्या कहोगे? तो आपको कहना है कि रज्जुल, ठीक। और आपसे पूछें कि मंडौर शाखा, और कि आपसे पूछे कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है, तो आपको कहना है हरिश्चंद्र। और बात आती है भीनमाल की, भीनमाल शाखा के संस्थापक कौन है, तो भीनमाल शाखा के जो संस्थापक है वो है हमारे नागभट्ट साहब। और वास्तविक संस्थापक अगर पूछें गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप क्या कहोगे? वो है हमारे वत्सराज, जिनके टाइम पे त्रिपक्षीय संग्राम हुआ था, ठीक है। आगे बढ़े। रज्जुल साहब ने क्या किया? एक तो ये संस्थापक हैं, दूसरी बात ये कि इन्होंने महाबंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पर करवाया? मंडौर के अंदर।
कहाँ करवाया? मंडौर के अंदर। मंडौर के अंदर इन्होंने क्या करवाया? महाबंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। और हरिश्चंद्र साहब की राजधानी कौन सी थी? मंडौर थी। ये बात याद रखें। अब जब हरिश्चंद्र साहब मूल पुरुष थे उस टाइम पे जो राजधानी थी वो कहाँ थी? मंडौर थी। या फिर आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि शुरुआत में गुर्जर प्रतिहार वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? आंसर रहेगा आपका मंडौर, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में आप बात करते हैं नागभट्ट साहब। नागभट्ट साहब को उपाधि है इनकी, एक इनकी उपाधि क्या है? पिल्लापड़ी, ये इनकी उपाधि है, ये इनकी उपाधि है पिल्लापड़ी, ठीक है। और हिंसांग चीनी यात्री थे। और इनकी ये किताब कौन सी है? सीयू की, सबको पता होगा सीयू की इनकी किताब थी। और सीयू की में इन्होंने इनको क्या कहा है? पिल्लोपेली कहा है। क्या कहा है हिंसांग ने क्या कहा है? पिल्लोपेली कहा हुआ है। किसको कहा गया है? नरभट्ट को कहा है। नरभट्ट को क्या कहा? पिल्लोपेली का है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं, हम बात करते हैं नागभट्ट साहब की। नागभट्ट साहब ने क्या है कि इन्होंने सबसे पहले, इनके बारे में सिर्फ एक ही बात महत्वपूर्ण है कि इन्होंने अपनी जो राजधानी है ना, इन्होंने अपनी राजधानी पहले कौन सी थी? मंडौर हुआ करती थी। इन्होंने अपने टाइम पे राजधानी कर दी चेंज। कहाँ कर दी? अब मंडौर से कहाँ ले आए? ये ले आए मेड़ता नागौर की मेड़ंतपुर जो वर्तमान में हम उसको मेड़ता बोलते हैं, लेकिन पहले क्या बोलते थे? मेड़ंतपुर बोलते थे, ठीक। तो राजधानी चेंज हो गई, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन फिर बनता है यहाँ पे कि जो हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश की जो हमारी मंडौर शाखा है ना, इसकी राजधानी परिवर्तित किसने की? तो आपका आंसर क्या रहेगा? नागभट्ट ने की, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं सलूक की। सलूक क्यों इंपॉर्टेंट है? सलूक ने क्या किया कि देवराय भाटी को पराजित किया। देवराय भाटी कहाँ के थे? ये बल्ल प्रदेश के थे। बल्ल प्रदेश कहाँ के थे? ये बल्ल प्रदेश के थे भाई, ये बल्ल प्रदेश के थे। अच्छा, ये बल्ल प्रदेश कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जैसलमेर के अंदर पड़ता था, सॉरी, बल्ल प्रदेश जैसलमेर के अंदर पड़ता था। और वहाँ के जो थे हमारे, ये थे देवराय भाटी को उन्होंने क्या किया था? पराजित किया था। देवराय भाटी को सलूक ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। इसके बाद में बात करते हैं हमारे इंदिरा प्रतिहार या फिर बोलते हैं इनको इंदिरा प्रतिहार बोल लो या बोल लो आप इंदिरा प्रतिहार। अच्छा, इनके बारे में इन्होंने क्या किया कि जो मंडौर है ना वो दहेज में दे दिया। किसके लिए? चूड़ा राठौड़ के लिए इन्होंने जो मंडौर है अपनी पुत्री का विवाह किया चूड़ा राठौड़ के साथ में। और जो हमारा जो इनका वो था मंडौर था वो क्या दे दिया? दहेज में दे दिया साहब। और अब जब दहेज में दे दिया तो शासक कौन बन गए वहाँ के? चूड़ा राठौड़ साहब बन गए। और इन्होंने अपने पास पता क्या रखा? शेष 84 गांव जो शेष थे ना वो सिर्फ अपने पास रखे और उन्हीं पे अपना शासन चलाया, ठीक है। तो इसी प्रकार ये जो पहले सामंत बने हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश के जो पहले सामंत बने वो कौन बने? चूड़ा राठौड़ बने, ठीक। अब ये दो बातें आप याद रख लेना, ठीक है। अब बात करेंगे हम हमारे दूसरे वंश की, जो कौन सा वंश है? भीनमाल वंश है, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर? एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूँ मंडौर शाखा को। देखो, मंडौर शाखा सबसे पहले स्टार्टिंग में आप इतना याद रखो कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसके आदि पुरुष या फिर मैं बोलूँ मूल पुरुष या गौड़ पुरुष कौन थे? हरिश्चंद्र साहब थे। इनकी जो जानकारी मिलती है वो कहाँ मिलती है? कटियाला शिलालेख में, जो कि 861 ईस्वी में लिखा गया था या उत्कीर्ण किया हुआ था, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक। अब जो हमारी जो मंडौर शाखा है इसके संस्थापक कौन थे? रज्जल साहब संस्थापक थे। और रज्जल साहब ने क्या किया? महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद में आगे बात किसकी? नरभट्ट की। नरभट्ट साहब की उपाधि थी पिल्लापड़ी और हिंसांग ने इनको क्या कहा था? पिल्लोपेली कहा था। फिर बात करते हैं नागभट्ट की। नागभट्ट साहब की ने जो राजधानी है वो बदल दी, क्या कर दी? मेड़ंतपुर कर दी। कहाँ से परिवर्तित करके? मंडौर से परिवर्तित करके मेड़ंतपुर उन्होंने अपनी राजधानी कर दी। इसके बाद आए सलूक साहब ने देवराय भाटी को पराजित किया। फिर आए इंदिरा प्रतिहार ने मंडौर दहेज में दे दिया चूड़ा राठौड़ के लिए और 84 गांव अपने पास रखे। इस प्रकार जो चूड़ा राठौड़ है वो हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश के पहले सामंत कहलाए, ठीक। इसके बाद में देखो बात संस्थापक की आती है। देखो संस्थापक आपके इंपॉर्टेंट है। संस्थापक दोबारा और सुन लो। संस्थापक की बात करूँ तो मैं, अगर आपसे पूछे कि जो आपका गुर्जर प्रतिहार वंश है इसके संस्थापक कौन है तो आप क्या कहोगे? हरिश्चंद्र। अगर पूछे मंडौर शाखा के संस्थापक कौन है तो क्या कहोगे आप? रज्जिल। अगर आपसे पूछे भीनमाल शाखा के संस्थापक कौन है तो नागभट्ट प्रथम। और पूछे कि जो आपकी गुर्जर प्रतिहार वंश है इसके वास्तविक संस्थापक कौन है
वास्तविक संस्थापक की बात करें तो क्या आएगा आपका वत्सराज। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम आपके अगले जो भी शाखा है वो भीनमाल शाखा की। ठीक है, हाँ जी, अब बात करते हैं हम जो गुर्जर प्रतिहार वंश की जो दूसरी शाखा है, कौन सी शाखा, भीनमाल शाखा। ठीक, भीनमाल शाखा के संस्थापक कौन थे, मैं बता चुका हूँ आपको। भीनमाल शाखा के संस्थापक थे वो थे नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल शाखा की संस्थापक कहा जाता है उनको। ठीक है, संस्थापक याद है। इसके बाद में क्या याद करना है आपको, आपको याद रखने की जो नागभट्ट फर्स्ट थे ना, नागभट्ट फर्स्ट थे, उनके टाइम पे 2 राजधानियाँ थीं। अब तक राजधानी 2 बार बदली है। ठीक है ना, अब तीसरी बार राजधानी बदलेगी। एक राजधानी इनकी भीनमाल थी और दूसरी राजधानी थी उज्जैन। एक भीनमाल थी, एक उज्जैन थी। उज्जैन कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। एमपी में पड़ता है उज्जैन। ठीक है ना, एमपी में पड़ता है, एमपी में पड़ता है। फिर इनके बाद आते हैं कक्कुक। कक्कुक आते हैं। कक्कुक देखो, ये जो मैं नोट्स आपको बता रहा हूँ या फिर आपसे कह रहा हूँ लिखने की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इससे बेस मजबूत होगा। देखो, आपके एग्जाम में इतना तो नहीं आने वाला कि आपको डेप्थ में आगे क्वेश्चन आए, इतना नहीं आने वाला। ठीक है, तो शॉर्ट्स में करा रहा हूँ मैं, और यहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये मैंने देखे हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको वही चीज़ें करा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में आएंगी। तो रिक्वेस्ट है आप सबसे, रफ पेन लेकर के बैठें। ठीक है, और आपको इससे क्या, आपका जो बेसिक है ना वो आपका क्लियर होगा। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका बेसिक कंप्लीट क्लियर करते हैं ना, इसी प्रकार आपको ये जो नोट्स है ना आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, और इनको याद करते रहें डेली रिवीजन के तौर पर। ठीक है, तो नागभट्ट हो गया। नागभट्ट के बाद आप बात करते हैं कक्कुक की। कक्कुक ने क्या किया था कि मंडौर में विजय स्तंभ का निर्माण किया। कक्कुक ने मंडौर में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, अब ये जो विजय स्तंभ है ना ये प्राचीन है, लेकिन दूसरे नंबर का है भाई। अच्छा, अब बात करते हैं प्रथम नंबर पर प्राचीन कौन है बताओ। तो प्रथम प्राचीन है ना, प्रथम प्राचीन जो है वो हमारा प्रथम प्राचीन विष्णु स्तंभ। विष्णु स्तंभ कहाँ है, बयाना दुर्ग में साहब। बयाना दुर्ग में है। प्रथम प्राचीन जो विष्णु स्तंभ है वो बयाना दुर्ग में है। और ये वाला कौन सा कहलाया, ये वाला कौन सा हो गया, फिर ये वाला दूसरा हो गया। ठीक है, इसके बाद में आते हैं देवराज साहब। देवराज साहब के बारे में कुछ नहीं है। इन्होंने जो अपना केंद्र था, अपने शासक का केंद्र था, वो शासन केंद्र क्या बनाया उन्होंने, उज्जैन को केंद्र मान के इन्होंने शासन किया। अच्छा, इनके देवराज के बाद में आते हैं वत्सराज। वत्सराज मैंने बताया था, वत्सराज जो हैं वो गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक सबसे पहले ताकतवर बहुत थे। ठीक है ना, ताकतवर होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर पूछ ले आपसे कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इसके वास्तविक संस्थापक कौन है, तो क्या बताओगे आप, वत्सराज हैं। ठीक है, वत्सराज की 2 उपाधियां हैं, इनको आप याद रखें। एक तो रणहस्तिन, एक जयबरा। एक रणहस्तिन, एक जयबरा। एक आदि बरा की उपाधि है। आदि बरा की उपाधि वो किसके लिए, वो मेरीभुज के लिए। ठीक है, तीनों उपाधि याद करें, 2 उपाधि वत्सराज के लिए। कौन कौन सी, एक तो रणहस्तिन, एक जयबरा। रणहस्तिन, जयबरा और आदि बराह वो किसके लिए है, वो मेरीभुज के लिए। तो वत्सराज के टाइम पे त्रिपक्षीय संग्राम प्रारंभ हुआ। या मैं कहूँ तो त्रिपक्षीय संग्राम जो प्रारंभ करने वाला है वो कौन है, वो वत्सराज है। अच्छा, अब ये त्रिपक्षीय संग्राम नाम तो ले दिया मैंने, त्रिपक्षीय संग्राम, लेकिन ये त्रिपक्षीय जो संग्राम है वो किन किन के बीच हुआ, बात आती है ये। तो किन किन के बीच हुआ बताता हूँ मैं आपको। देखो, त्रिपक्षीय संग्राम, एक तो गुर्जर प्रतिहार वंश थे, एक थे हमारे राष्ट्रकूट का जो शासन था वो था हमारा दक्षिणी भारत की तरफ राष्ट्रकूट थे। और तीसरा वंश था हमारा पाल वंश। ठीक है, तीसरा वंश था पाल वंश। उसका किधर था बताओ मुझे, उसका था पूर्वी इंडिया की तरफ। ठीक है, पूर्वी इंडिया की तरफ। तो पूर्वी इंडिया की तरफ पाल वंश राज करते थे, साउथ की तरफ हमारे राष्ट्रकूट राज करते थे, और जो हमारा पश्चिम है वहाँ पर तो हमारे वत्सराज साहब गुर्जर प्रतिहार वंश था ही। ठीक, त्रिपक्षीय संग्राम प्रारंभ तीनों के बीच में हुआ, इसलिए इनको क्या कहें, त्रिपक्षीय संग्राम कहते हैं। क्योंकि ये जो संग्राम है वो संघर्ष जो भी है ये 3 वंशों के बीच में हुआ, इसलिए इसको कहते हैं त्रिपक्षीय संग्राम। किस किस के बीच में हुआ, एक तो कौन से गुर्जर प्रतिहार हो गए, एक तो प्रतिहार हो गए साहब हमारे
इसके बाद में राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट के बाद में पालवंश, पालवंश, पालवंश। ठीक है, तो 3 जो वंश थे वो आपस में लड़े, इसलिए इनको क्या कहा, त्रिपक्षीय संग्राम किया। अब बात करते हैं त्रिपक्षीय संग्राम हुआ क्यों था भाई। देखो स्टोरी ऐसी है, सेम स्टोरी आप गौर से सुनना, ठीक है, और याद करने की ये कोशिश करना, और याद ना भी हो पाए तो एक बार नोट डाउन कर लेना, फिर याद कर लेना, कोई वो नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं हम त्रिपक्षीय संग्राम की। त्रिपक्षीय संग्राम जो स्टार्ट हुआ वो कन्नौज को लेकर के हुआ, कन्नौज को लेकर के हुआ। कन्नौज पर जो शासन कर रहे थे वो था आयुध वंश। कौन सा वंश था, आयुध वंश था। आयुध वंश की जो आयुध वंश जो शासक थे वो 2 थे, एक तो था इंद्रायुध, एक तो था भाई चक्रायुध, 2 थे। आयुध वंश राज करता था कहाँ पे, कन्नौज पे, कन्नौज पे। अब पाल वंश के धर्मपाल ने क्या किया, पाल वंश के धर्मपाल ने क्या किया, कन्नौज पर चक्रायुद्ध को हटा करके इंद्रायुद्ध को यहाँ पर नियुक्त कर दिया, या फिर इंद्रायुद्ध को इसका शासक बना दिया। धर्मपाल ने क्या किया, चक्रायुद्ध को हटा के इंद्रपाल को यहाँ पर शासक बना दिया। जब वत्सराज को ये बात पता चली, अब वत्सराज का फ्रेंड था चक्रायुद्ध भाई, अब वो कैसे गएगा, चक्रायुद्ध वत्सराज के पास आया कि भाई ऐसे सब बात है और ये हमको कन्नौज का शासक नहीं बनने दे रहे, बताओ क्या करें। तो साहब वत्सराज राम जी गए, वत्सराज साहब गए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से गए, और यहाँ पर कौन था आप बताओ, किसका शासक चल रहा है, इंद्रायुद्ध का चल रहा है, इंद्रायुद्ध का चल रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने इंद्रायुद्ध को शासित किया, इंद्रायुद्ध को शासित किया, पाल वंश को हराया। गौर से सुनना, वत्सराज ने यहाँ पर, वत्सराज जी कन्नौज गए, कन्नौज में पाल वंश को हराया, चक्रायुद्ध को यहाँ का शासक बनाया, और ऊपर जो हिमालय की तरफ है ना वहाँ पर चले गए, हिमालय की तरफ चले गए। अब हिमालय की तरफ कोई वंश तो था नहीं, हिमालय की तरफ जाने के बाद में जब लौट के आ रहे थे, ये लौट के आ रहे थे, इधर बात करते हैं हमारे ध्रुवफष्ट साहब, राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुवफष्ट। तो लौटते टाइम इनका जो युद्ध है वो ध्रुवफष्ट के साथ में हो जाता है, यहाँ पे दोनों आपस में लड़ते हैं, ठीक है, कन्नौज पे। तो ध्रुवफष्ट ताकतवर था भाई, ताकतवर था। तो वत्सराज हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, और यहाँ से पराजित होने के बाद में वत्सराज कहाँ चले जाते हैं, थार मरुस्थल की तरफ चले जाते हैं, थार मरुस्थल में जाके शरण लेते हैं, शरण लेते हैं, ठीक है। देखो स्टोरी दोबारा सुन लो, ठीक है ना, याद काफ़ी महत्वपूर्ण है। त्रिपक्षीय संग्राम के बारे में कोई पूछ ले कि हाँ बताओ भाई त्रिपक्षीय संग्राम क्या था, तो आपको बता देना चाहिए, स्टोरी है नॉर्मल, कोई बात नहीं। दोबारा बता रहा हूँ, पाल वंश के धर्मपाल ने इंद्रायुद्ध को कन्नौज का शासक बनाया हुआ था। चक्रायुद्ध वत्सराज के पास आया, तो वत्सराज कन्नौज गए, चक्रायुद्ध को शासक बनाया, धर्मपाल को पराजित किया और हिमालय की तरफ चले गए। लेकिन जब हिमालय से लौट के आ रहे थे, इधर ध्रुवफष्ट अपना जो राज्य है वो बढ़ाते बढ़ाते आगे पहुँचे, तो वो कन्नौज पर पहुँचे। तो वत्सराज लौटते टाइम आ रहे थे, दोनों का कन्नौज के जगह पर यहाँ पर क्या हुआ, दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। संघर्ष हो पर यहाँ पर कौन जीता, फिर ध्रुवफष्ट की विजय हुई, ध्रुवफष्ट विजय हुआ। तो ध्रुवफष्ट यहाँ पर देखो काफ़ी दूर पड़ता है ये इलाका, तो यहाँ पर शासन तो इन्होंने करना नहीं था, यहाँ पे। तो लौटते टाइम यहाँ पर अपना अधिकार करके कुछ दिन रहे भी होंगे, जो भी है, तो वापस लौट आए साहब, ध्रुवफष्ट वापस लौट आए, ठीक है। और वत्सराज चले गए थार मरुस्थल की तरफ शरण लेने के लिए, ठीक है साहब, ठीक। अब बात करते हैं, जैसे ही अब जब देखो यहाँ पर वत्सराज साहब भी थार मरुस्थल चले गए, ध्रुवफष्ट भी इधर आ गया, कन्नौज खाली, कन्नौज पर कोई नहीं है फिलहाल में, ठीक है। जब कन्नौज पर कोई नहीं है, धर्मपाल को मौका लगा, अच्छा मौका देखा, फिर इसने क्या किया, इंद्रायुद्ध को फिर यहाँ पर नियुक्त कर दिया, इंद्रायुद्ध को यहाँ का क्या बना दिया, शासक बना दिया। फिर दोबारा से इंद्रायुद्ध यहाँ का शासक बन गया, ठीक है। अब वत्सराज के बाद में इसका पुत्र आता है, कौन, नागभट्ट सेकंड। वत्सराज के बाद में इसका पुत्र आता है नागभट्ट सेकंड। अब नागभट्ट सेकंड आता है तो सेम चक्रायुध साहब नागभट्ट के पास आ गए कि हमको वहाँ का शासक बनाओ। तो अब किसकी बारी, नागभट्ट की। अब नागभट्ट की बारी, नागभट्ट यहाँ से कहाँ पर जाते हैं, कन्नौज की तरफ जाते हैं, कन्नौज की तरफ जाकर पाल वंश के धर्मपाल को पराजित कर देते हैं, पराजित कर देते हैं।
और यहाँ पर किसको बना देते हैं, नियुक्त कर देते हैं, चक्रायुध को यहाँ का शासक बना देते हैं। चक्रायुध को शासक बनाने के बाद में सेम हिमालय की तरफ जाते हैं। देखो किसी भी राजा का क्या ध्येय होता है युद्ध करने से पहले कि जैसे जैसे वो किसी भी शासक को अपने अधीन करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, तो सेम यही पॉलिसी नागभट्ट साहब ने अपनाई। कन्नौज जीता, कन्नौज के बाद हम सोचा आगे की तरफ बढ़े, आगे भी अपना परचम लहराएं, ठीक है। आगे बढ़े, हिमालय की तरफ गए, वहाँ पर कोई वंश नहीं था, लौटते टाइम आए। अब लौटते टाइम आने के बाद में अब ध्रुव फर्स्ट नया होकर के ध्रुव फर्स्ट का जो पुत्र था गोविंद सेकंड, अब गोविंद सेकंड कहाँ का राष्ट्रकूट का शासक था, जो कि अपने पिता के पैरों की तरह चलना सीखा है। तो इसने क्या किया, ध्रुव फर्स्ट के जैसे ही अपना राज्य फैलाना चाहा और गोविंद थर्ड चल दिए सब कन्नौज की तरफ, या फिर मैं कहूँ उत्तर भारत की तरफ आगे बढ़े। कन्नौज मिला, कन्नौज पर इन्होंने अपना शासन अपना परचम लहराना चाहा, जो भी है। और यहाँ पर अब कौन शासन कर रहा है, बताओ मुझे, कौन शासन कर रहा है, चक्रायुध कर रहा है, चक्रायुध, क्योंकि पाल वंश तो भाई नागभट्ट सेकंड ने हरा दिया धर्मपाल को, तो ठीक है। अब ये हिमालय की तरफ लौट रहा था, इधर गोविंद थर्ड भी यहाँ पर आए, दोनों के बीच में फिर जाके युद्ध हुआ, फिर जाके गोविंद थर्ड जो भी है वो विजयी भय, ठीक है। गोविंद थर्ड है यहाँ पे, ठीक है। इनका पुत्र कौन है, गोविंद थर्ड, नहीं दिख रहा होगा आपको, गोविंद थर्ड। ध्रुव फर्स्ट के बाद में इनका पुत्र है गोविंद थर्ड ने फिर जाके नागभट्ट सेकंड को पराजित किया। नागभट्ट सेकंड को पराजित करने के बाद में नागभट्ट सेकंड फिर अपने पिता की तरह ही थारके मरुस्थल में चले गए, थारके मरुस्थल में जाके शरण ली इन्होंने। और यहाँ पर गोविंद थर्ड ने कन्नौज जीतने के बाद में दोबारा वापस आ गए अपने राज्य की तरफ, कन्नौज फिर खाली हो गया और फिर धर्मपाल ने इंद्रायुध को यहाँ का शासक बना दिया। देखो अब ये स्टोरी सेम 2 बार हुई है, सेम 2 बार इतिहास दोहराया, यहाँ पे इतिहास दोहराया, आपने सुना होगा, लेकिन अब अपने यहाँ पर देखा भी इतिहास किस प्रकार दोहराया है। देखो सेम वत्सराज के साथ में जो हुआ सेम उसी प्रकार उसके पुत्र नागभट्ट सेकंड के साथ में हुआ, दोनों हारे, दोनों ने ही अपने थारके मरुस्थल की तरफ शरण ली, ठीक है। और दोनों ही युद्धों में ध्रुव फर्स्ट और गोविंद, उसका पुत्र गोविंद थर्ड विजयी रहा, धर्मपाल हमेशा हारा, पाल वंश हमेशा पराजित हुआ, ठीक है। अब नागभट्ट सेकंड के बाद में बात करते हैं, आते हैं रामभद्र की। रामभद्र जो था वो एक कमज़ोर शासक था। रामभद्र साहब क्या थे, एक कमज़ोर शासक था, ये कमज़ोर शासक था। रामभद्र के बाद आप बात करते हैं मेहरभोज, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना सर्वाधिक होती है। बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश का जो पितृहंता है वो किसे कहेंगे, तो वो कहेंगे मेहरभोज को। देखो पिता कमज़ोर था इसलिए इन्होंने क्या किया, पिता की हत्या कर दी और पितृहंता बन गए, ठीक है। पितृहंता बनने के बाद में इन्होंने क्या किया, कन्नौज पर अपना स्थायी शासन किया और वहाँ को अपनी राजधानी बनाया, कन्नौज को अपना राजधानी बनाया। और इसने भाई मेहरभोज ने क्यों ये देखो इम्पोर्टेंट है, देखो इसने पाल वंश में इसके पुत्र शासक कर रहे थे, धर्मपाल तो नहीं रहा, कौन, नारायण पाल, इन्होंने पाल वंश को पराजित किया। अब देखो जो राष्ट्रकूट वंश को पराजित किया, राष्ट्रकूट वंश में किसका शासक था, कृष्ण सेकंड का, ठीक है, कृष्ण सेकंड का शासन चल रहा था। इन्होंने राष्ट्रकूट वंश को पराजित किया, पाल वंश को पराजित किया, है ना बड़ी बात भाई। जो काम वत्सराज नागभट्ट नहीं कर पाए वो काम मेहरभोज ने किया, तो मेहरभोज ये शक्तिशाली है ना, शक्तिशाली है, ठीक है। तो जो हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश है ना, इसका जो शक्तिशाली जो शासक कहेंगे वो किसको कहेंगे, हम मेहरभोज को कहेंगे भाई, ठीक है, मेहरभोज कहेंगे। इसके बाद में अंतिम बात आती है किसकी, यशपाल की। यशपाल जो है ये हमारे अंतिम शासक हैं, देखो इनके दोनों के बीच में कई शासक रहे हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में कई शासक आए, लेकिन उनका कोई मतलब ऐसा कोई खास बात रही नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई बताने वाली बात नहीं है, इसलिए मैं उनको स्किप कर देते हैं, वहाँ से क्वेश्चन भी नहीं बनते, ठीक है। तो अब इसके बाद में देखो मतलब यशपाल आए, यशपाल थे हमारे अंतिम शासक। यशपाल को हराया था चंद्रदेव गैड़वाल ने, चंद्रदेव गैड़वाल, ठीक है, चंद्रदेव गैड़वाल, ठीक है। किसने हराया इसको, चंद्रदेव गैड़वाल ने। चंद्रदेव गैड़वाल ने इनको पराजित किया और कन्नौज
और कन्नौज पर गढ़वाल वंश की स्थापना की। क्वेश्चन आता है कन्नौज पर गढ़वाल वंश की जो स्थापना करने वाले कौन थे, वो थे हमारे कौन, चंद्रदेव गढ़वाल। ठीक है। और जो भीनमाल जो है भीनमाल को पीलो भीलो किसने कहा है, भीनमाल को कहा है पीलो भीलो, किसने कहा बताओ, ह्वेनसांग ने, चीनी यात्री है। अच्छा इनकी बुक का नाम क्या था बताओ, बुक का नाम था CU की, CU की। ठीक है। CU की बुक में इन्होंने क्या कहा, भीनमाल को क्या कहा इन्होंने, भीनमाल को कहा पीलो भीलो। ठीक है। तो यहाँ समाप्त होता है आपका गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है। मैंने बेस्ट कोशिश की आपको समझाने की, आई होप आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। ठीक है। और रिवीजन करते रहें, और जो भी मैंने बताया इसको नोट डाउन कर लें आप। ठीक है। नोट डाउन करोगे, देखो आप नोट्स बनाना, प्रॉपर नोट्स बनाना, प्रॉपर लिखने की कोशिश करना। कुछ बातें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स में लिखा है, लेकिन मैंने प्रत्येक शब्द को मैंने आपको समझाया है कि किस हिसाब से आपको पढ़ना है ना। और प्रॉपर नोट्स बनाएं, मैप से समझें। ठीक है। जो मैंने त्रिपजी संग्राम बताया, इसकी स्टोरी बताइए मैंने, उसको याद करें, स्टोरी बताइए, इसको याद करें, क्योंकि देखो अगर आप रटोगे तो आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, बशर्ते आप स्टोरी के तौर पे आप उनको समझने की कोशिश करें तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। मिलते हैं अगले वंश के साथ में। ठीक है। बने रहें हमारे चैनल पर और अपने मित्र लोगों को वीडियो शेयर कर दिया करें। ठीक है। देखो ये आपके लिए सफिशिएंट है, जो मैं कराऊंगा आपके लिए वो सफिशिएंट है, वहाँ से आप अच्छा कवर कर पाओगे। ठीक है। इसके बाद देखो मैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो मैं आपको वीडियो में ला दूंगा, वो बता दूंगा। एक साल के 18, 19, 20 की जो भी 4 साल की जो आपके क्वेश्चंस आए पर ईयर, उनको एक वीडियो में आपको डिस्क्राइब में कर दूंगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले नए वंश के साथ में, बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।